नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ज्योग्राफी के एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करूंगा और वह टॉपिक है हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बनावट किस प्रकार से है, इसी पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसमें हम यानी कि इस पर चर्चा करने से पहले यहाँ पर हम समझेंगे जो हमारा जो यह पृथ्वी है, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, यानी कि यह जो हमारा पृथ्वी है इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। जैसे हम मान लेते हैं अभी इस धरती पर जो अभी हम लोग ऊपरी सतह पर अभी खड़े हैं, इस ऊपरी सतह के निचले वाले हिस्सा की संरचना किस प्रकार से, इसी को डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसमें हम देखेंगे अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अगर जानना चाहेंगे या संरचना करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ये वाला पार्ट है, मान लेते हैं ये वाला पार्ट पृथ्वी का केंद्र तक ये पहुंच जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम यानी कि पृथ्वी के कुछ पार्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग को जब बाहर निकाल लेंगे तब हमको पता चलेगा जो वास्तव में हमारे पृथ्वी की आंतरिक भाग किस प्रकार से है। और इसमें हम देखेंगे यानी कि पृथ्वी का यह ऊपरी सतह नहीं है, यानी यह पृथ्वी जो हम यहाँ पर लिए हैं यह पृथ्वी का ऊपरी सतह नहीं है, जो ऊपरी सतह का ही बात करेंगे। इसमें पृथ्वी का केंद्र यानी कि पृथ्वी की गहराई, ये हुआ पृथ्वी का गहराई, और गहराई वाले पार्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। और इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो इसका कुछ इस प्रकार से आपको संरचना दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी का जो संरचना होगा कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको पृथ्वी के निचले हिस्से का संरचना दिखाई पड़ेगा। और आपको देखना होगा जो आपको जो यह जो केंद्र दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यह है पृथ्वी का लास्ट केंद्र, और यह केंद्र और यह हुआ ऊपरी सतह पृथ्वी का, ये हुआ हमारे पृथ्वी का आंतरिक संरचना, यानी कि इसी संरचना को हम उठा करके यहाँ पर लाए हैं। तो यह हुआ हमारे पृथ्वी का आंतरिक संरचना। अब हम इसमें देखेंगे यह जो हमारे पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, यानी कि इस आंतरिक संरचना की यहाँ तक लंबाई कितनी होती है, यानी कि ऊपर से लेकर के और नीचे तक, यानी कि इसकी कुल लंबाई कितनी होती है। अगर यहाँ से यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से और केंद्र तक जाएंगे तो इसकी लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6400 किलोमीटर होती है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगर बात करेंगे जो यह जो हमारा पृथ्वी का निचला वाला हिस्सा होता है, आंतरिक हिस्सा, वह हिस्सा को घनत्व के आधार पर भी बांटा गया है। यानी कि हमारा पृथ्वी का जो आंतरिक यानी कि केंद्र यानी आंतरिक भाग होता है, उस आंतरिक भाग को यानी उसके घनत्व के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले इसका घनत्व के आधार पर इसे हम देखेंगे। तो यह जो आपको पृथ्वी का ऊपरी सतह है इसे भूपट्टी यानी भूपर्पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे भूपर्पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसका घनत्व यानी कि 2.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर यहाँ पर अगर 100 किलोमीटर अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ से यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका लगभग में आपको घनत्व 2.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर अगर 2900 किलोमीटर के रेंज में चलेंगे, यानी कि 2900 किलोमीटर के रेंज में चलेंगे तो इसका घनत्व आपको 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। और इसका घनत्व 11 यानी कि 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होती है। यानी आपको पृथ्वी की ऊपरी सतह का घनत्व 2.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होती है। और इसके मध्य वाला भाग जो होता है इसका घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होती है। और इसके आंतरिक केंद्र का बात करेंगे तो आंतरिक केंद्र का यानी घनत्व आपको 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर इसके निचले वाले हिस्से का बात करेंगे यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर 17 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे यह घनत्व के आधार पर इसे हम 3 भाग में बांट दिए हैं। एक भाग ये हुआ, 2 भाग ये हुआ और 3 भाग ये हुआ। यानी कि इन सभी भागों में यानी कि अलग अलग प्रकार के तत्वों की प्रधानता अधिक होती है। जैसे यानी कि सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं। यह जो ऊपरी सतह है इसे क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह जो ऊपरी सतह है पृथ्वी का इसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यह जो मध्य वाला भाग होता है इसे मेंटल के नाम से जाना जाता है। यह जो आपको मध्य वाला हिस्सा होता है इसे मेंटल के नाम से जाना जाता है। और यह जो आपको बीच वाला हिस्सा है इसे क्रोड के नाम से जाना जाता है। ये ऊपरी सतह क्रस्ट, ये मध्य वाला हिस्सा मेंटल और ये लास्ट वाला हिस्सा इसे क्रोड के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम देखेंगे
जो यह जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में किस किस यानी कि पदार्थ की प्रधानता अधिक होती है। यानी कि इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता, यानी कि इसमें एल्युमिनियम और सिलिकॉन की अधिकता सर्वाधिक होती है, इसीलिए इसे सियाल के नाम से जाना जाता है। सियाल के नाम से जाना जाता है। यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह का जो यह यानी कि 0 से लेकर के 100 किलोमीटर का रेंज जो होता है, उस रेंज को सियाल के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे जो यह जो है मेंटल में सिलिकॉन और यानी कि मैग्नीशियम की अधिकता सर्वाधिक होती है। यानी कि इसमें मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसे यानी कि सीमा के नाम से जाना जाता है। यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अधिकता के कारण इसे सीमा के नाम से जाना जाता है। और यह जो है आपका यह निचला वाला हिस्सा यानी क्रोड, इस क्रोड में निकेल और लोहा की अधिकता के कारण इसे निफे के नाम से जाना जाता है। तो इसका यानी कि इसमें जितने भी परत है, सभी परत के कुछ अन्य नाम भी होते हैं, जैसे यानी निकेल और लोहा के अधिकता के कारण इसे यानी कि निफे के नाम से जाना जाता है। और इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसे सीमा के नाम से जाना जाता है। और इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण इसे सियाल के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो सियाल ऊपर में होगा, सीमा बीच में होगा और निफे उसके केंद्र होगा। यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक केंद्र वाला भाग होगा, इस भाग में निफे रहेगा। अब इसमें हम बात करेंगे जो यह तो हुआ पृथ्वी का यानी कि सभी पर्वतों का नाम। अब इसमें हम यानी कुछ और बात देखेंगे। जो यह जो है आपको यानी कि यहाँ पर यह जो है आपको यहाँ पर यानी कि 0 यानी कि यहाँ पर है 100 और यहाँ पर 100 से लेकर के यहाँ पर 100 और किलोमीटर अगर इसके नीचे चलेंगे, यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको यानी इसके मध्य वाले भाग को यहाँ से मिटा देते हैं इसको, तो आपको समझने में थोड़ा सा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं यहाँ पर यह तो 0 से हुआ 100 तक और यहाँ पर भी 0 से लेकर के 100 तक होगा। तो इसका लंबाई कुल 200 किलोमीटर हो जाएगा। यानी इसका भी 100 km और इसका भी 200 km। यानी अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे तो 200 किलोमीटर होगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे तो हमको 100 किलोमीटर होगा। अब इसमें एक तथ्य होगा, यानी इसमें समझने वाली बात होगा। अब देखेंगे यह जो है 100 यानी कि 1 से लेकर के 200 किलोमीटर रेंज में अगर हम अपने पृथ्वी के केंद्र के नीचे चलेंगे, यानी हम अपने पृथ्वी के केंद्र के अगर नीचे चलेंगे तो वहाँ का तापमान अगर 100 किलोमीटर नीचे चलेंगे तो यहाँ का तापमान आपको 800 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि अगर हम अपने पृथ्वी की, यह जो हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अगर नीचे चलेंगे तो यहाँ का तापमान यानी कि इससे नीचे अगर 100 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ का तापमान हमको 800 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद अगर उसके और नीचे चलेंगे, यानी कि यहाँ से यानी 100 किलोमीटर तक चले तो हमको 800 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर यहाँ पर 200 किलोमीटर तक चलेंगे तो इसका तापमान होगा 1200 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, जो हम अपने पृथ्वी के नीचे यानी हम अपने पृथ्वी के नीचे अगर 100 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पर तापमान हमको 800 डिग्री सेल्सियस होगा। और उसके अगर 200 किलोमीटर और नीचे जाएंगे तो वहाँ पर हमको तापमान कितना होगा, 1200 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हम देखते हैं यह जो 1200 डिग्री सेल्सियस और 800 डिग्री सेल्सियस का जो बीच का जो यह तापमान होता है पृथ्वी की, यह जो संरचना है, यह चारों साइड है पृथ्वी के। यानी कि यहाँ पर जो 1200 यानी कि लगभग में आपको ये जो आपको संरचना दिखाई पड़ेगा, ये वाला हिस्सा, इसमें आपको लगभग में 1200 डिग्री, यानी कि इसमें अगर 100 डिग्री यहाँ पर चलेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। ये हुआ आपको यानी कि ये वाला हुआ आपको ये वाला हिस्सा, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पृथ्वी के चारों साइड अवस्थित होती है। और इसी का तापमान यहाँ पर लास्ट है तो इसका 800 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर ये अंत है तो यह 1200 डिग्री होगा। यानी इसका जो मध्यवर्ती भाग होती है, इसकी कुल तापमान 800 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस होती है। और हम इसमें देखेंगे जो हमारा जो यह चारों साइड में अवस्थित है, यह जो हमारे पृथ्वी के चारों साइड में अवस्थित है, इसका 800 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस बेस तापमान होती है। और इतने तापमान पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं पाया जाएगा, लेकिन और यानी कि ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है और न ही तो वह द्रव अवस्था में पाया जाता है।
यानी कि इस मध्यवर्ती यानी कि पृथ्वी के चारों ओर में, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो इस क्षेत्र में जो भी तत्व पाए जाएंगे वह तत्व ना ही तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ना ही तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ना ही तो वह गैस अवस्था में पाए जाते हैं, वह बिल्कुल प्लास्टिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसे एस्थेनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। इस यानी इसके चारों ओर जो यह तत्व पाए जाते हैं, इसी तत्व को एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं और इसे मैग्मा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं मैग्मा क्षेत्र, यानी कि यह मैग्मा क्षेत्र क्यों हुआ। यानी कि जब हमारे पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है, यानी कि जब हमारे पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है तो वह ज्वालामुखी इसी क्षेत्र से, यानी कि इसी क्षेत्र से बाहर की ओर निकलता है, इसी क्षेत्र से बाहर की ओर निकलता है। यानी कि हमारे यानी पृथ्वी पर जब भी ज्वालामुखी फटता है तो वह ज्वालामुखी इसी क्षेत्र से बाहर निकलती है और इसी क्षेत्र में जो भी तत्व रहेगा वह तत्व मैग्मा के यानी कि अंतर्गत रहता है और वह सभी मैग्मा रहता है और वही मैग्मा बाहर निकलती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को, यानी कि इस पृथ्वी के इस चारों ओर वाले क्षेत्र को एस्थेनोस्फेयर या मैग्मा क्षेत्र के नाम से जानते हैं और इसी मैग्मा क्षेत्र से हमारे पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है। और हम इसमें और एक बात और देखेंगे, यह जो हमारा पृथ्वी है, यानी कि यह जो हमारा पृथ्वी है इसका कुछ अन्य बनावट भी होता है। अब देखेंगे ये तो आपको यह वाला पृथ्वी का मध्यवर्ती वाला हिस्सा, इसमें अब देखेंगे यह जो पार्ट हुआ, यह वाला पार्ट, यह तो इस पार्ट को एस्थेनोस्फेयर या मैग्मा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम देख लिए जो यह हमारे पृथ्वी के चारों ओर अवस्थित है, यानी पृथ्वी, यानी कि यह पृथ्वी की संरचना है। इस पृथ्वी की संरचना के चारों ओर, यानी कि सभी और इधर भी और चारों ओर यही क्षेत्र अवस्थित है, यह क्षेत्र। यानी कि अगर हम पृथ्वी की कहीं यानी किसी भी क्षेत्र के अगर नीचे जाएंगे 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर के बीच, तो वहाँ का तापमान हमको 800 डिग्री और 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और उसी बीच को हम क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्फेयर और मैग्मा के नाम से जानेंगे। अब यह जो परत है ऊपरी परत, यानी कि यह जो ऊपरी परत है पृथ्वी का, इसी परत, यह परत का घनत्व कम होता है इसकी अपेक्षा और इसीलिए यह जो यानी कि प्लास्टिक फॉर्म में, यानी द्रवित अवस्था में जो रहता है यह प्लास्टिक फॉर्म में, और इस परत पर यह ऊपरी वाला ठोस हिस्सा इस पर तैरती रहती है। तो अब इसमें तो हुआ ये वाला हिस्सा। तो अब इसमें हम थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। अब देखते हैं यह आपको घनत्व हुआ, यानी कि आपको यह तो घनत्व हुआ और इस घनत्व के आधार पर पृथ्वी के सभी यानी कि जितने भी तत्व पाए जाते हैं सभी तत्व को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो उस भाग को जो बांटा गया उस भाग को अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं यह तो है 2.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह जो इसका वास्तविक घनत्व होता है यहाँ पर 10 किलोमीटर के रेंज में, अगर यहाँ से अगर 10 किलोमीटर रेंज में जाएंगे तो इसका वास्तविक घनत्व कितना होगा हमको, यानी कि 10 km में, यानी अगर 10 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो उसका वास्तविक घनत्व 2.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगी। लेकिन 10 km के अगर नीचे जाएंगे, यानी कि 10 km के अगर नीचे जाएंगे तो वहाँ का घनत्व में वृद्धि होगी और यहाँ का घनत्व हो जाएगा हमको 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। यानी इसका घनत्व कितना होता है, यानी कि ऊपर में 2.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 10 से नीचे जाएंगे तो 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होती है। और हम इसमें हम देखेंगे यानी कि 2.4 घनत्व और 3 घनत्व को जो डिवाइड करती है उस डिवाइड करने वाले रेखा को कुछ अलग नाम से भी, यानी कि कुछ अलग नाम से भी जाना जाता है और इस यानी कोनार्ड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। कोनार्ड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह जो ऊपरी सतह है, यानी कि यह जो ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह पर जो यानी कि 2 लेयर को चेंज करती है, यानी कि एक घनत्व 2.4 घनत्व को और 3.0 घनत्व को अगर चेंज जो करती है इसे कोनार्ड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हुआ और उसके नीचे चलेंगे तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होगी। तो इसको जो डिवाइड करती है, यानी कि इसको जो अलग करती है, इसको यानी कि मोह असंबद्धता के नाम से जानते हैं। यह हुआ आपको मोह असंबद्धता, यानी कि यह हुआ आपको कोनार्ड, यह हुआ आपको मोह असंबद्धता। लेकिन और जब इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी यानी कि घनत्व में इसमें चेंजिंग होगी और यह जो आपको घनत्व दिखाई पड़ेगी, यानी कि यह हुआ 5.5 तो यह हो जाएगा
29 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि मेंटल वाले हिस्से में यहाँ पर 2 घनत्व को चेंज करती है, यानी कि 5.5 और 7.29 घनत्व को चेंज करती है। और इसे जो चेंज करती है इसे रेप्टी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। रेप्टी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। यह हुआ आपको रेप्टी असंबद्धता। अब देखेंगे यह जो हुआ आपको यानी कि 7.29 को चेंज किया। इसके बाद यह जो है आपको यानी रेप्टी हुआ। इसके बाद यह भी इसको चेंज करता है 7.29 और 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर को भी इसको भी चेंज करता है। तो इसका जो नाम होता है इसको कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। यानी कि 7.29 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घनत्व क्यू को और 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू घनत्व को जो चेंज करती है, इस घनत्व को गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम देखेंगे यह जो 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू घनत्व होती है और 17 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू घनत्व होती है, इसको जो डिवाइड करती है यह 51 यानी कि 5150 किलोमीटर के क्षेत्र में इसको डिवाइड करती है। और यह जो होता है इसे कहा जाता है यानी कि लेहमान असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह जो क्रोड इसमें देखें क्रोड में यानी कि बीच वाले भाग में क्रोड में है लेहमान, यानी कि लेहमान असंबद्धता 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व और 17 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व को डिवाइड करती है। तो इसीलिए यह जो डिवाइड करती है इसे लेहमान असंबद्धता के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ हमारे पृथ्वी का आंतरिक संरचना। और इस आंतरिक संरचना से आपको लगभग में जितने भी क्वेश्चन यानी कि बड़े बड़े एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन अवश्य आते हैं। और लगभग में जितना भी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा का सारा इसमें डिटेल कर दिया गया है। और इसमें हम यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे जो इसका जो सेम संरचना है इसी प्रकार से इसको हम केंद्र मान लेंगे। और इसका जो यह वाला मेन वाला यानी कि इसको हम केंद्र मान लेंगे। और केंद्र के बाहर ये वाला हिस्सा हुआ और इसके भीतर वाला ये हुआ, इसको हम यानी कि एस्थोनोस्फीयर या मैग्मा क्षेत्र के नाम से भी जानेंगे। और इसके यानी कि बीच वाला जो हिस्सा हुआ इसको हम यहाँ पर देख लेंगे और इसको हम यहाँ पर देख लेंगे। आपको हम बता दूँ जो यह वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा यानी पृथ्वी का ये वाला हिस्सा जो होता है यह यानी कि ऊपर में बिल्कुल ठोस, बीच में प्लास्टिक फॉर्म, फिर ठोस होता है, उसके बाद फिर द्रवित अवस्था में पाया जाता है। यानी कि यह जो होती है यहाँ पर ठोस यानी कि यह ठोस, यह द्रवित, यह भी ठोस, इसके बाद यह भी द्रवित। ठीक है, यह ठोस हुआ, यह प्लास्टिक फॉर्म हुआ, इसके बाद यह भी ठोस होगा, इसके बाद यह द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं। यह जो क्षेत्र होता है पृथ्वी का द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं। और यह जो होता है यह वाला हिस्सा ये हिस्सा बिल्कुल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ, जो यह हुआ यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का तापमान आपको 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि यहाँ का तापमान हमारे पृथ्वी के आंतरिक केंद्र का तापमान आपसे पूछेगा जो हमारे पृथ्वी का आंतरिक केंद्र का तापमान कितना होता है, तो हमारे पृथ्वी का आंतरिक केंद्र का तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। 4500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमारे पृथ्वी पर जो भी तत्व पाए जाएंगे सभी तत्व यानी ठोस अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, वह बिल्कुल द्रवित अवस्था में पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो भाग होता है यहाँ का भाग आपको 4500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, 4500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। लेकिन यहाँ पर द्रवित यानी द्रव के रूप में नहीं होकर के यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो यह ठोस अवस्था में क्यों पाए जाते हैं यहाँ पर समझते हैं। यानी कि यहाँ पर अत्यधिक प्रेशर लगता है, यानी चारों ओर से इसमें अत्यधिक प्रेशर लगता है। अत्यधिक प्रेशर के कारण इसमें जो अत्यधिक प्रेशर लगता है, इसी अत्यधिक प्रेशर के कारण यहाँ पर जो भी तत्व पाए जाते हैं सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो यह तो हुआ आज का छोटा सा वीडियो। इससे हम देख लिया जो हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बनावट किस प्रकार से है। तो यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जो इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक एवं शेयर करेंगे। जय हिंद।